तो हम आज सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे जो अनुपम श्रीवास्तव जी का प्रश्न है, अभिनय और ललित कला का बेहतर इंसान, बेहतर जीवन, बेहतर दुनिया बनाने में क्या योगदान है, क्या भूमिका है और इसका क्या असर होता है। सबसे पहले अभिनय समझ लें हम, अभिनय क्या है। जब मनुष्य, जो आदिम समाज था, जब इंसान गुफाओं में रहता था, बहुत सारी चीज़ें उसने जो बाद में सीखी उन्हें वहाँ तक वो नहीं पहुँचा था। ये मैं बिल्कुल आदिम समाज की बात कर रहा हूँ। तो उस समय अगर ये प्रश्न किया जाए उस समय के हिसाब से कि सबसे पहले क्या आया, कहानी और भाषा, ये तीन चीज़ हैं। इन तीन में से सबसे पहले क्या आया? अभिनय आया, कहानी आई या भाषा? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। कुछ लोग कहते हैं भाषा आई, कुछ कहते हैं कहानी आई, कुछ कहते हैं अभिनय आया। इसे हम समझने की कोशिश करेंगे अभी कि किस तरह से, क्या शुरुआती दौर में, बिल्कुल आदिम समाज में सबसे पहले क्या आया? अभिनय, कहानी या भाषा? हो सकता है आप कहें कि अभिनय आया, क्योंकि आदमी को प्यास लगी तो उसने ऐसे किया, किसी को बुलाना चाहा तो उसने ऐसे किया, किसी को दूर हटाना चाहा तो उसने ऐसे किया, शायद हाँ के लिए ऐसे किया, शायद ना के लिए ऐसे किया। ये अभिनय नहीं थे, ये संकेत हैं, ये सिर्फ जेस्चर्स हैं, ये अभिनय नहीं है। तो क्या हुआ फिर, कैसे हुआ? गुफा में से एक व्यक्ति एक दिन अचानक बाहर गया, वहाँ उस पर एक जंगली जानवर, समझिए कि भालू, ने हमला किया। भालू ने उसके खरोंच लगा दी ऐसे। वो गुफा में लौट के आया, वहाँ उससे पूछा इशारों में कि ये कैसे हुआ, ये चोट कैसे, ये कैसे, क्या हुआ? तो उसने पूरा बताया अभिनय करके कि उस पर एक भालू ने हमला किया और उसने उसके खरोंच मार दी। फिर दो लोग और आए गुफा में, उन्होंने भी पूछा अपने संकेतों से कि भाई क्या हुआ? तो फिर उसने बताया कि भालू आया, भालू ने मुझे खरोंच मारी। ये सब उसने इशारों से बताया। अब 10 लोगों ने और पूछा, 20 लोगों ने और पूछा, तो उकताहट होने लगी और उसने किया कि दीवार पर बना दिया भालू, और वो स्वयं, जो पुराने समय में जो भित्ति चित्र मिलते हैं, वो हेमीटाइट का यूज करके बना दिया। तो वो एक चित्र कथा बन गई, चित्र कहानी बन गई, भित्ति चित्र कथा। और जब भी कोई आया उसने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो उसने इशारा कर दिया कि ये इसकी तरफ देखो, दीवार की तरफ, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं बार बार, इसकी तरफ देखो। वो जो भालू वाली जो उसके साथ में घटना हुई थी, उसको जो बार बार वो बता रहा था, वो था अभिनय। और वो अभिनय आया कहां से था? उस घटना से। और वो घटना क्या थी कि उसको बार बार दूसरों को जब वो बता रहा था तो एक कहानी बन चुकी थी। और उसके बाद में उसने जब भित्ति चित्र बनाया, ये पूरी कथा उसने उस पर लिख दी, वो भाषा बन चुकी थी। और ऐसे ही चित्रलिपि बाद में लिपि बन के सामने आ गई। सबसे पहले कहानी आई। अभिनय बिना कहानी के कोई उसका रोल नहीं है। जब तक कहानी ना हो तब तक अभिनय का कोई उपयोगिता नहीं। तो सबसे पहले कहानी आई, कहानी के बाद अभिनय आया, और अभिनय के बाद फिर भाषा आई। अब इनका रोल क्या है हमारी जिंदगी में? हम अभिनय सीख के क्या करेंगे? या मनुष्य ने अभिनय करना सीखा, अभिनय का विकास हुआ, तमाम कलाओं का विकास हुआ, संगीत का हुआ। सबसे शुरुआत में संगीत में भी ये कहते हैं कि बांसुरी सबसे पहले आई। सबसे पहले बांसुरी आई वाद्यों में, और गायन तो उससे पहले आ ही चुका था। हड्डियों से पेड़ों के तनों को बजाने का ये वाद्य आए। इन्होंने मनुष्य के जीवन में क्या किया, क्या योगदान था व्यक्तित्व के विकास में? संगीत का, अभिनय का, पेंटिंग का, तमाम दुनिया जहान की वो है, मूर्ति कला का, अनेक कलाएं हैं, ढेर की ढेर, वास्तुकला से लेके, मूर्ति कला से लेके, वाक कला,
हमारे शास्त्रों में विभिन्न स्थानों पर उल्लेख आता है कि बिना संगीत और कला के मनुष्य पशु के समान है। या तो आप इनमें रुचि रखते हो और या आप इनका हिस्सा हो, तभी मनुष्यों में गिनती होती है। बात ये नहीं है कि संगीत का आनंद पशु नहीं लेते। अब तो बहुत सारी इतनी सारी खोज हो चुकी है, उसमें कहते हैं कि पशुओं को भी आप, यहाँ तक कि गाय भैंसों को, इनको जो दूध देने वाले हमारे पालतू पशु हैं, इनको आप संगीत सुनाएं तो दूध बढ़ जाता है, ये स्वस्थ रहते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि प्रत्येक जो भी जीवित आपको दिखाई देता है उसमें नृत्य समाहित है पहले से ही। आपको कोई भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा एक भी बच्चा जो आप कोई ना कोई संगीत चला दें और वो नृत्य न करने लगे। इसलिए हमारे जो आदि ईश्वर हैं, जो हमारे आदि देवता, आदि भगवान हैं, भगवान शिव, वो भी नटराज हैं। वो नृत्य के एक पारंगत देवता हैं। नृत्य उन्हीं से आता है। नृत्य हमारा मूल स्वभाव में निहित है, संगीत और नृत्य। आप किसी बच्चे के सामने कुछ रंग डाल दीजिए, वो अपने आप कुछ न कुछ चित्रकारी शुरू कर देता है। कोई सिखाता नहीं है। जिनमें प्रतिभा है बहुत से, उनमें जो प्रतिभा से मेरा मतलब ये होता है कि उस किसी एक विशेष कला का या किसी विशेष विधा का अत्यधिक विकसित रूप हो जाना, परिपक्व वाली स्थिति में पहुंच जाना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। उस समय दुनिया के महान डायरेक्टर एक्टर हुए हैं जिन्हें फादर ऑफ सिनेमा भी कहा जाता है, चार्ली चैपलिन साहब। उनकी एक फिल्म आई थी, द ग्रेट डिक्टेटर। आप में से बहुतों ने देखी होगी। पुराने ज़माने की 40s की एक ब्लैक एंड वाइट मूवी है, द ग्रेट डिक्टेटर। उसमें चार्ली चैपलिन साहब ने 2 रोल किए हैं, डबल रोल किया है। एक तो हिटलर का रोल किया है और एक सामान्य से नागरिक का रोल किया है। अंत में होता यह है कि दोनों बदल जाते हैं, क्योंकि दोनों का चेहरा बिल्कुल एक सा है और मूंछें एक सी हैं, कद काठी एक सी है। बदल जाते हैं तो जो सामान्य नागरिक है वो हिटलर की जगह पहुंच जाता है और उसको भाषण देने होते हैं। जैसे हिटलर को भाषण देने होते थे, ज़बरदस्त भाषण होते थे हिटलर के, तो उसको भी अपने नागरिकों के सामने, लाखों लोग खड़े हुए उनके सामने बोलना है। और वो लगभग 4-5 मिनट की स्पीच है, एक सामान्य नागरिक की कमाल की स्पीच है। और उसमें दुनिया में ये माना जाता है कि जो बेहतरीन भाषण है उनमें से वो एक है। इस भाषण को द्वितीय विश्व युद्ध में जगह जगह बोलने के लिए चार्ली चैपलिन को बुलाया जाता था। 4-5 मिनट की पूरी प्रक्रिया होती थी, मैक्सिमम 6 मिनट की। तो कैमरे के सामने जो किया था उन्होंने, चार्ली चैपलिन ने, वो अलग था। और जब वास्तविक स्टेज पर आके उन्होंने बोले तो उन्हें बीच में पानी और पीना पड़ा, मात्र 4-5 मिनट के भाषण में। क्योंकि जनसमूह के सामने जो उस भाषण के भीतर छुपी हुई भावना थी उसको छुपाना असंभव था, जो कैमरे के सामने छुपाई जा सकती है। जैसे मैं यहाँ इस समय लाइव बोलते हुए बहुत सारे प्रसंग सुना देता हूँ, ऐसे बहुत से भावुक प्रसंग भी होते हैं, तो यहाँ मैं छुपा जाता हूँ अपनी भावनाओं को। लेकिन अगर आप लोग सचमुच मेरे सामने बैठे हों तो उन भावुक प्रसंगों में मैं अपनी भावुकता को छुपा नहीं पाऊंगा, मैं निश्चित ही रो जाऊंगा। सारी दुनिया में चार्ली चैपलिन के उस भाषण का जबरदस्त असर हुआ और वो असर आज तक कायम है। वो विभिन्न कलाएं हैं जो हमारे जीवन में जबरदस्त प्रभाव डालती हैं। नृत्य हमारे स्वास्थ्य के लिए, और नृत्य भी 2 तरह का। एक तो नृत्य वो जो तन को झंकृत कर दे, जो तन को उद्वेलित कर दे, जो तन को सक्रिय कर दे, और एक नृत्य वो जो मन को सक्रिय कर दे, और सर्वश्रेष्ठ नृत्य वो जो तन और मन दोनों को सक्रिय कर दे। आजकल बहुत तरह के संगीत आ गए हैं,
हमारे भारतीय गानों में पुराना 50 साल पुराना जो जैज़ म्यूज़िक था वो आज अब सक्रिय हुआ है इन पिछले लगभग 10 वर्षों में, 10-15 वर्षों में। रैप चला है, इससे गीत मरता जा रहा है, वो एक अलग बात है। और ये ज़्यादा से ज़्यादातर शरीर पर असर करते हैं, हमारी बॉडी पर असर करते हैं, मन पर कम करते हैं। हमारा जो संगीत है, जो विशुद्ध रूप से भारतीय संगीत है, भारतीय गायन है, शास्त्रीय संगीत कह लीजिए उसे, शास्त्रीय संगीत, वो मूलतः मन को ऊर्जा देने के लिए, मन को शांति देने के लिए, मन को तसल्ली देने के लिए, एक दूसरे ही दुनिया में ले जाने के लिए, एक ध्यानस्थ हो जाने के लिए ये सब था। आप जब भी कभी हमारा भारतीय प्राचीन शास्त्रीय संगीत चलता है तो आप एकदम उठ के नाचने की स्थिति नहीं होती आपकी, बल्कि आपकी झूमने की स्थिति हो जाती है। और जो आप आजकल के ये जो बीट आधारित जो हैं, ये विशेषकर जो नई नई ज़बरदस्त ताल जो हैं उन पर आधारित जो इस समय गाने और वो सब हैं, उनसे आप एकदम उछल के नृत्य करने का मन करने लगता है आपको, है ना। जितने भी राजा हुए हैं दुनिया में, उनके सामने महान शब्द लगाने का या उन्हें महान समझने का या उनसे प्रभावित होने के बहुत सारे कारण रहे हैं, बहुत सारे कारण रहे हैं। लेकिन एक कारण सबसे महत्वपूर्ण है, हमने उन्हीं राजा महाराजाओं को, उन्हीं राष्ट्राध्यक्षों को महान माना है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, इन सब चीज़ों को महत्व दिया है और इनको राजाश्रय दिया है। आप देखते हैं इतिहास के विभिन्न कालखंडों में एक बीच में एक रिक्त स्थान है। वो किस लिए है? क्योंकि राजाश्रय नहीं मिला। अभी मेरी चर्चा हो रही थी तो मेरे एक बड़े आदरणीय हैं, उनसे चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि यूरोप में क्या वजह है कि ये ओपरा और ये सब अभी तक अच्छी तरह जीवित हैं, शेक्सपियरियन थिएटर अभी तक चला आ रहा है और यहाँ एक एक चीज़ ख़त्म होती जा रही है। एक एक संगीत के ज़्यादातर जो वो हैं आयाम, वो समाप्त होते जा रहे हैं। जैसे राजन साजन मिश्रा जी हैं, हमारे शास्त्रीय गायक हैं, तो उनके पास में एक लड़का पहुंचा, बोले साहब मैं शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय गायन में दिलचस्पी वो सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और कुछ नहीं करने को। हालत ये हो चुकी है। तो मैं वो बता रहा था आपसे कि फ़ोन पर बात हो रही थी उनसे, मेरे बड़े भाई समान हैं, तो उनसे ये चर्चा हो रही थी कि यूरोप में तो बहुत कुछ हो रहा है, ओपरा आज भी 1-1 लाख रुपए की टिकट लेके देखा जा रहा है, यहाँ नहीं है। इसके कई कारण हैं, उन्हें और समझ लीजिए। एक तो ये है कि वहाँ पर सरकार का एक पूरा तंत्र इसके लिए काम करता है, बहुत बड़ा बजट उनको मिला हुआ है, दिया जाता है, जिससे कि वो जो पारंपरिक उनका नाट्य है, उनका संगीत है, उनका जो पुराने सिम्फनीज़ हैं, वो चाहे बीथोवन की हों या पुराने ओपराज हों, वो मैरिज ऑफ फिगरो हो, मोजार्ट का ओपरा, उनको पैसा देती है सरकार। और दूसरे वहाँ के जो व्यापारी और उद्योगपति हैं वो इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। यहाँ पर इस तरीके का कुछ नहीं है। यहाँ तो आपको याद हो कि यहाँ वृंदावन में स्वामी हरदास जयंती हुआ करती थी, वो भी कहानी अब समाप्त हो गई है। हमारे यहाँ ये इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा कमी है। कोई सरकार की तरफ से जो भी कुछ मदद मिल रही है वो बहुत मामूली है। अच्छा, फिर वहाँ क्या होता था कि वो चाहे लॉरेंस ओलिवर हो या आपके क्या नाम है उनका, मार्लन ब्रांडो,
हाँ, और बड़े बड़े वहाँ के जो एक्टर हैं वो प्लेज में काम करते रहे, वो शेक्सपियरियन प्लेज में काम करते रहे, बहुत से नाटकों में काम करते रहे। यहाँ नहीं है ऐसा। यहाँ पर अमिताभ बच्चन हैं, शाहरुख खान हैं, आमिर खान हैं, सलमान खान हैं और बड़े बड़े हैं एक्टर हैं, तमाम स्टार्स हैं, अक्षय कुमार हैं। ये सब प्लेज में नहीं आते, ये नाटक करने नहीं आते, न कभी करेंगे। अभी ऋषि कपूर जी नहीं रहे तो मैं चर्चा कर दूं कि पृथ्वी थिएटर जो है वो एकमात्र ऐसी जगह है कि जहां पर अभी तक इनका नाटकों का और इनका सब चल रहा है। वो शशि कपूर साहब के उससे शुरू हुआ था। पुराने समय में इसको राजाओं ने कितना महत्व दिया था वो आप इससे समझ सकते हैं कि सिकंदर जब विश्व विजय करने निकला था तो वो ग्रीक थिएटर साथ लेके आया था, अपने यूनानी रंगमंच साथ लेके आया था। यानी युद्ध लड़ रहा था, साथ में सब कुछ, वो सेनाएं चल रही थी और थिएटर भी चल रहा था। और उसका नतीजा ये हुआ कि ग्रीक थिएटर का यहाँ बहुत जबरदस्त असर हुआ। यहाँ पर 2 थिएटर बहुत जबरदस्त यहाँ गहरे उसमें समा गए हमारे सिस्टम में, जिनमें एक था पर्शियन थिएटर, पारसी थिएटर, और एक था ग्रीक। पारसी थिएटर का जो प्रभाव था वो सोहराब मोदी साहब के उनमें देख सकते हैं आप।